हेलो स्टूडेंट्स, पॉल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बैंकिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चेंजेस अभी 2 साल पहले ही आए हैं। ये टाइप ऑफ मनी, जिसमें हम मनी स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले मनी स्टॉक किस प्रकार से रहता था, M1, M2, M3 और ये M41 तक जाता था। परंतु अभी इन्होंने नया परिवर्तन लाया है, M0, M1, M2 और M3, और इन सबको नाम दिया है ना। तो M0 को दिया है रिजर्व मनी, M1 को दिया है नैरो मनी, M2 को दिया है इंटरमीडिएट मनी और M3 को दिया है ब्रॉड मनी। तो चलिए, इसको चालू करने के पहले हम लोग ये जाने कि मनी जो है, टाइप ऑफ मनी में हम मनी किस चीज को बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि आइडियल मनी जो है, एक आदर्श पैसा जो है, उसके 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता यह होती है कि ये एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब हम किसी से कोई सामान का आदान प्रदान करते हैं, सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इसका ये एक माध्यम बनता है। क्या? पैसा। तो पैसा जो है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मनी बोल रहे हैं। तो ये पहली विशेषता है कि ये एक माध्यम बनता है सामान के आदान प्रदान का। और ये हुआ। दूसरा इसकी विशेषता है कि ये एक इकोनॉमिक गुड्स है। इकोनॉमिक गुड्स मतलब हो गया कि इसका कोई भी प्रोडक्शन है या सर्विसेज हैं, उसके बदले में हम सामने वाले को उसके उत्पाद को लेते हैं या उसके सर्विसेज को लेते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक गुड भी है, जो प्रोडक्शन से लेकर के सर्विसेज तक के पूरा यही पैसा का ही बीच में उपयोग होता है। तीसरा है, इट इज अ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक सर्कुलेशन। अब ये इकोनॉमिक सर्कुलेशन कैसा होता है कि प्रोडक्शन हुआ किसी चीज का, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से फिर होलसेलर के पास आया, होलसेलर के पास रिटेलर से आया, रिटेलर्स के पास से कंज्यूमर के पास आया। इस प्रकार से ये सर्कुलेट होता चला आया है और हर जगह पैसा ही सर्कुलेट उसको करता चला आया है। तो ये एक इकोनॉमिक सर्कुलेशन भी है। तो इकोनॉमिक सर्कुलेशन में एक फायदा और होता है कि जो मान लीजिए कि 1 रुपए का पैसा कई लाख रुपए बन जाते हैं। कैसा? आपने 1 रुपए में कोई सामान खरीदा, उसने 1 रुपए को और दूसरे को दिया, फिर वो कुछ खरीदा। इस प्रकार से ये 1 रुपया इतने जगह ट्रांसफर हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है कि उसकी वैल्यू पहुंच जाती है हजारों लाखों में। तो इस प्रकार से ये एक मीन्स ऑफ इकोनॉमिक सर्कुलेशन भी है। अब हम आते हैं कि टाइप ऑफ मनी क्या है। तो टाइप ऑफ मनी में 4 प्रकार के टाइप ऑफ मनी को बताया गया है कि पहला है स्टैंडर्ड मनी। स्टैंडर्ड मनी का मतलब होता है कि जो पैसा है, उसकी जितना उसके ऊपर उसका मान लिखा हुआ है, उतनी ही उसकी वैल्यू है। यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसके अंदर की जो वैल्यू है, वो उतनी ही है जितना उसका फेस वैल्यू है, उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये पुराने जमानों में हम सुना करते थे, है ना। जब आपने देखा होगा चाणक्य की सीरियल वगैरह, तो उस समय में स्वर्ण के पण चलते थे, है ना, चांदी के पण चलते थे। तो ये उस समय में जो स्वर्ण के पण चलते थे या चांदी के पण चलते थे, वो उस अमाउंट के रहते थे जितने अमाउंट का वो सिक्का रहता था। मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ही थी जितना उसकी फेस वैल्यू रहा करती थी। परंतु ये अभी सर्कुलेशन में नहीं है। फिर हम आते हैं टोकन मनी। टोकन मनी में यह है कि इसमें चीपर मेटल का उपयोग होता है। चीपर मेटल मतलब सस्ते मेटल का उपयोग होता है, परंतु उसकी वैल्यू उससे ज्यादा रखी जाती है। जैसे हमारे यहाँ के हम सिक्कों को देखते हैं, तो सिक्कों में भी यही रहता है कि उसके जो मेटल यूज होते हैं, उसका मेटल का जो रियल वैल्यू है, उसमें जो फेस वैल्यू दी हुई है, उससे उसकी वैल्यू कम होती है। तो तीसरा आ गया कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी हो गया बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम ये पहले के जमाने में हुआ करता था कि हमने एक सामान दिया और दूसरा सामान लिया। सपोज आपके घर में चावल का उत्पादन होता है, पर आपको दाल भी खरीदना है, तो आप क्या करते थे, जैसे 2 किलो चावल दे दिए तो 1 किलो दाल ले लिए। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम, कि हम एक दूसरे से आदान प्रदान करके अपनी जरूरत की चीजों को ले लिया करते थे।
तो बार्टर सिस्टम अब ये एक नेशन के अंदर तो नहीं देखा जाता है, परंतु अभी अभी एक इंटरनेशनल वे पे थोड़ा सा नजर आया है। वो आपको बता दूं कि मलेशिया के साथ हमारा जो पाम ऑयल वगैरह था वो बंद हो चुका था, है ना। जिस प्रकार से मलेशिया के पुराने जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार किया था, तो हमारी जो तत्कालीन सरकार है उन्होंने पाम ऑयल लेना बंद कर दिया था। परंतु अभी वहां पर नई सरकार आई है, तो उन्होंने एक बार्टर सिस्टम हमारे वर्तमान सरकार के सामने रखा कि आप हमें फाइटर प्लेन देंगे, आप हमें मिसाइल्स देंगे और उसके बदले में हम आपको पाम ऑयल देंगे, और साल के आखिरी में देखेंगे कि जो भी प्लस माइनस हो रहा है हम इसका आदान प्रदान कर लेंगे। तो इसमें हमारी तत्कालीन सरकार ने हाँ बोल दिया है। तो ये एक प्रकार से आप समझिए कि बार्टर सिस्टम का एक ये उदाहरण भी है, नमूना भी है, ठीक। तो अब इसके बाद हम आते हैं फिएट मनी में। तो फिएट मनी का क्या मतलब होता है कि फिएट मनी में होता है कि जो करेंसी सर्कुलेशन में रहती है वो उसमें जो मूल्य लिखा होता है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बिल्कुल भी बराबर नहीं होती। जिस प्रकार के हमारा देखिए कि 500 का नोट है या 2000 का नोट है या 100 का नोट है, इसकी अंदर की जो वैल्यू है मुश्किल से 4-5 रुपए है, परंतु उसके ऊपर लिखा क्या है 500 रुपए या 2000 रुपए या 100 रुपए 200 रुपए। तो उसकी आंतरिक कीमत उतनी नहीं है, परंतु इस वैल्यू को कौन डिटरमिन करता है? गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिटरमिन किया जाता है ना। आरबीआई के गवर्नर के उसमें दस्तखत रहते हैं और ये प्रूफ करता है कि उसकी वैल्यू जो है उतने रुपए की है, उसका मूल्य इतने रुपए का है। कभी आपको अगर ऐसा लगता है तो वो आप आरबीआई से बोल सकते हैं कि आपने जो इस करेंसी के ऊपर में 100 रुपए लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमें इतनी नहीं लग रही है, तो आरबीआई जो है आपको उतने ही रुपए का सामान दे करके आपको वह प्रूफ करके दे देगा कि इसकी वैल्यू इतनी ही है। तो ये क्या हुआ, ये जो इसको लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका ऑर्डर किया है, और इसका पर्पस क्या होता है कि ट्रांजैक्शन में इसका यूज होना। आप सामान खरीदो या सर्विसेज किसी से ले रहे हैं तो उसके बदले में जब आप दे रहे हैं पैसे को, तो सामने वाले को पैसे जब देंगे तो उसकी वैल्यू वो उतनी ही मानेगा। तो ये एग्जाम्पल जो है पेपर मनी और कॉइन से, कि जो आज के सर्कुलेशन में यदि आपसे जीके में पूछता है कि आज कौन सा मनी पॉपुलर है या चल रहा है सभी कंट्री में, तो आप बोलोगे फिएट मनी। आपको नाम देगा चारों और हो सकता है एक आध नाम और भी जोड़ देगा, परंतु आपको आंसर क्या देना है? फिएट मनी। चलिए अब हम आते हैं कि मनी स्टॉक M0, M1, M2, M3 ये मनी स्टॉक है, जिसको अभी कुछ महीने पहले ही इसको बदला गया है। तो ये M0 को इन्होंने क्या माना है? रिजर्व मनी। रिजर्व मनी के अंतर्गत क्या आता है कि जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है, अब इसमें सर्कुलेशन में जितनी भी मनी आरबीआई के द्वारा सर्कुलेट की गई है वो मनी आती है। प्लस क्या आता है? बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो देखिए बैंकर्स जो डिपॉजिट करता है आरबीआई में वो दो प्रकार से डिपॉजिट करता है। एक तो करता है कि सीआरआर के रूप में, सीआरआर के रूप में जो वो डिपॉजिट करता है करीब 3.5 या 4%, वो पैसा जो है वो आरबीआई में जमा करता है। इसके साथ साथ एक रिवर्स रेपो रेट होता है जिसमें भी बैंक अपने पैसे को आरबीआई में पार्क करता है या डिपॉजिट करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये हुआ कि करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। अब इसके अलावा भी कुछ और डिपॉजिट होते हैं जो कि एनबीएफसी के द्वारा भी जमा किए जाते हैं। तो ये सब डिपॉजिट मिला करके आपका रिजर्व मनी बनता है। तो देखिए रिजर्व मनी को क्या कहा जाता है? बेस मनी भी कहा जाता है या हाई पावर मनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब हम सेकंड में आते हैं M1। M1 में क्या क्या होता है? करेंसी विद द पब्लिक। देखिए यहां पर था करेंसी इन सर्कुलेशन, तो करेंसी इन सर्कुलेशन में ये सर्कुलेशन जो आरबीआई ने किया था वो सर्कुलेशन था, पर यहां पर क्या आ गया? करेंसी विद द पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम।
तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसको हम कासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसका नाम डिमांड डिपॉजिट इसलिए रखा गया है कि हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से किसी भी समय ऑन डिमांड पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए इसका नाम डिमांड डिपॉजिट रखा गया है। और टाइम डिपॉजिट इसको कहा जाता है कि हम जब पर्टिकुलर एक समय के लिए बैंक में जमा करते हैं पैसा और उस समय के बाद उसको निकालते हैं तो उसको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है, जिसको हम साधारण भाषा में फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर बोलता है तीसरा अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, तो ये इसी प्रकार से इसको भी ले लिया है। तो M1 को क्या कहा गया है? नैरो मनी। ये ध्यान दीजिएगा कि ये चीज जनरली बैंकिंग के क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नैरो मनी, तो उसमें लिखेगा M0, M1, M2, M3 और उसके बाद फिर नन ऑफ दिस। तो आपको क्या बोलना है कि M नैरो मनी मतलब हो गया M1। अब इसके बाद आते हैं हम लोग M2 में, इंटरमीडिएट मनी। इसमें इंटरमीडिएट मनी में क्या होगा कि ये जो है M1 में जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा वो तो पूरा का पूरा ही रहेगा, उसके साथ साथ शॉर्ट टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं और जो कि बैंकों में या एनबीएफसी में अगर एक साल के लिए कोई पैसा, एक साल या उससे कम के लिए जो पैसा जमा कर रहे हैं वो पूरे के पूरे इसके अंतर्गत इंटरमीडिएट मनी के अंतर्गत या M2 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा है? मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, यानी एक साल के नीचे तक के जितने डिपॉजिट है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए कहा जाता है वो सब इंटरमीडिएट मनी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने M2 में क्या देखा? M1 प्लस शॉर्ट टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट, मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। अब हम आते हैं M3, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? इंटरमीडिएट मनी। M3 का नाम दिया गया है ब्रॉड मनी। तो ब्रॉड मनी के अंतर्गत क्या आता है? M2 मतलब ये M1 और M2 दोनों मिला करके यहां पर आ गया, प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ द रेसिडेंट। अभी मैंने थोड़ी देर ही पहले ही आपको बताया कि शॉर्ट टर्म का जो डिपॉजिट माना जाता है वो एक साल के नीचे माना जाता है, परंतु एक साल के ऊपर जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ द रेसिडेंट, यानी हमारे भारतीयों के द्वारा विभिन्न कंपनियों में या बैंकों में जो पैसा जमा किया गया है जो कि एक साल के ऊपर का है वो सब डिपॉजिट इसमें आ जाते हैं। और कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ये कॉल टर्म फंडिंग जो है इसको जो लिया गया है वो कॉल टर्म फंडिंग का मतलब ये होता है कि इसमें आपको मैं शायद पढ़ा चुका हूं कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। तो कॉल मनी किसके लिए यूज होता है? ओवरनाइट के लिए। और नोटिस मनी किसके लिए यूज होता है? 2 दिन से लेकर के 14 डेज तक का। और टर्म मनी यूज होता है 14 डेज के ऊपर यानी 15 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का। तो ये हुआ कि ये कॉल टर्म फंडिंग जो है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये इसके अंदर समाहित होते हैं। किसमें? M3 में। तो M3 को इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ब्रॉड मनी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए M0, M1, M2 और M3, क्योंकि ये अभी अभी आया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि M1, M2, M3, M4 ऐसा करके M41 तक जाता था, तो उसको जरा सा चेंज करके इस प्रकार से ये नया पैटर्न लाया गया है जो आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। तो आपको ये छोटी सी क्लास आज की कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको और भी कोई टॉपिक पे जानकारी लेनी हो बैंकिंग संबंधित तो आप जरूर लिखिएगा उसमें, है ना, मैसेज करिएगा मुझे। अब ये मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप पॉल सर एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं।
हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाते हैं और बहुत ही इकोनॉमी रेट पे पढ़ाते हैं। और हम आपको इसमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस है, वीडियो क्लासेस है। जो भी लाइव क्लासेस दे रहे हैं उसका ही पूरा वीडियो क्लास होता है। पूरे मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं, फुल टेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो आइए आप अपनी ट्रायल क्लास लीजिए पॉल सर एकेडमी में। अब मैं शब्दों को यही विराम करता हूं।